स्वागत है आपका RSA महेश्वरी क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे संसाधन के ऊपर। ये रिसोर्सेज जो होती है, संसाधन जो होती है, आखिरकार होती क्या है। तो संसाधन की अगर बात करें तो सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि हमारे प्राकृतिक में, हमारे पर्यावरण में या तो हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध वे सारी वस्तुएं, वे सारी चीजें जो मानव के जीवन को आसान बनाए, उसको बेहतर बनाए और मनुष्य को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाए, उसके जीवन को आसान बनाए, सिंपल बनाए। ठीक, वे सारी चीजें हमारे लिए संसाधन कहलाएगी। लेकिन संसाधन को संसाधन बनने के लिए कहीं ना कहीं मानवीय क्षमता, उसकी योग्यता और तकनीकी का जरूरत पड़ता है। जब तक मानव का तकनीकी, उसका नॉलेज, उसकी ज्ञान विज्ञान किसी भी वस्तु पर नहीं लगता, तब तक वो एक बेहतर संसाधन नहीं बन पाता है। हमारे पास अगर सबसे पहले की बात करें तो हम लोगों के पास प्राथमिक संसाधन ही हमें मालूम थे, ज्यादातर कुछ नहीं मालूम था, जैसे कि जल, हवा और ये हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन के तौर पर हमें बस इतना ही मालूम था और हमें कुछ नहीं मालूम था। फिर लोगों ने आग जलाना सीखा और आग भी हमारे लिए संसाधन के रूप में बन गया। क्यों? क्योंकि वो मानव जीवन काल को और आसान बनाया। फिर पहिए वगैरह का आविष्कार हुआ तो वो भी संसाधन बन गए। लेकिन क्या पहिया उससे पहले नहीं था? क्या उससे कोई गोलाकृति थी ही नहीं? थी। लेकिन मानव जब तक उसमें अपनी योग्यता, अपना क्षमता नहीं बिखेरा, तब तक वो बेहतर तरीके से हम उसका यूज नहीं कर पाए। ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे मानव का विकास होते गया, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसका नॉलेज बढ़ते गया और तरह तरह चीजें हमें मालूम पड़ते गई और हमने आविष्कार करते गया। जैसे मान लेते हैं, जब इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था तब ईंधन के तौर पर जल का प्रयोग किया जाता था और उसे बॉयल करके उसका वाष्प बनाया जाता था। उसके जरिए चक्के को, पहियों को रोटेट किया जाता था, यानी कि ईंधन के रूप में वहां जल का प्रयोग किया जाता था। लेकिन कोयले का भी, उस समय कोयले का खोज हो चुका था। लेकिन ये पेट्रोलियम कब आई हमारे पास? जब हमने इंजन बनाया, लेकिन किस आधार पर? तेल से चलने वाला, गैस से चलने वाला। तब तो वो संसाधन जो तेल था या पेट्रोलियम था, वो पृथ्वी में पहले भी उपलब्ध थी। जब तक मानव की नजर उस पर नहीं गई, उसके रंग रूप आकार, तकनीकी ज्ञान विज्ञान का प्रयोग नहीं किया, तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं बन पाया। यानी कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि संसाधन तो मानव को, जीवन को आसान तो बनाता है और प्रकृति में उपलब्ध वो सारी चीजें जो उसके काम आती हो, उसके आसान बनाती हो, ये संसाधन कहलाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मानवीय क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी बोल दीजिए, या उसका ज्ञान विज्ञान तकनीकी, ये सब कहीं ना कहीं उस पर जरूर योगदान डालता है, तभी वो बेहतर एक संसाधन बन पाता है। और उदाहरण पूछ ले तो मान लीजिए कि हमने घर बनाया, लेकिन घर बनाने से पहले हमने ईंट बनाना सीखा था। मिट्टी उससे पहले भी मौजूद थी, लेकिन किसी को ईंट बनाना नहीं जानता था। ईंट उस समय संसाधन नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, अपने तकनीकी, अपने ज्ञान विज्ञान के जरिए उस मिट्टी को ईंट में बदला और ईंट का फिर हमने बेहतर रूप से इस्तेमाल करने लगे। ये हमारे लिए एक बेहतर संसाधन के रूप में बना। और क्या चीजें बेकार भी होती है, कचड़े भी होती है क्या? नहीं। अगर हम कचड़े के अंदर भी कुछ अपना ज्ञान विज्ञान तकनीक ये सब का प्रयोग करके अगर हम कचड़े का भी यूज करना आ गया और हम उसका यूज करने लगे, प्रयोग करने लगे, और मानव जीवन को कहीं ना कहीं वो सुलभ बनाए, आसान बनाए, उसके लिए काम आए, तो वो संसाधन है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने जो भी कुरकुरे वगैरह का पॉलिथीन वगैरह, कचड़ा वगैरह होता है, वो कचड़ा ही है, लेकिन किसी ने उसका तकनीक के बारे में सोचा, उसको कलेक्ट किया, उसको साफ किया और उसको कट कट करके उसको हाई प्रेशर और टेम्परेचर से उसको एक प्लाई के रूप में अगर इसको ढाल दिया और उस प्लाई के मदद से तरह तरह की चीजें अगर बनाने लगे, लकड़ी का जो टेबल बनाते हैं उसी से टेबल वगैरह बनने लगे, अलमारी बनने लगे, तो वो जो प्लास्टिक का कचरा था अब वो हमारे लिए संसाधन बन गया। तो चीजें कुछ भी बेकार नहीं होती है जब तक, और चीजें बेकार तब तक होती है, कोई भी चीजें हमारे लिए कचरा तब तक होती है या बेकार लायक तब तक होती है जब तक उस पर मानवीय दृष्टि नहीं पड़े, मानवीय क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी काबिलियत नहीं पड़े, तब तक वो चीजें हमें बेकार दिखाई पड़ती है। ठीक, लेकिन जब उस पर मानव का हुनर बिखरता है तो वो संसाधन के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो उस प्रकार हम लोग संसाधन को अगर हम उसको बांटना चाहे ना, तो बेसिकली हम लोग
इसके आधार अगर बोले कि किस आधार पर आप संसाधन को बांटना चाहो, तो हमने आधार लिया उसकी प्राकृतिक, नेचर और उपलब्धता, एबिलिटी के आधार पर हम उसको बांटेंगे। अगर हम इस आधार पर बांटेंगे तो मुख्य तौर पर हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर बेस्ड ऑन ऑरिजिन, समयता के आधार पर बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी और स्वामित्व के आधार पर बेस्ड ऑन ओनरशिप। 3 भागों में बांट सकते हैं। तो आधार रखिएगा, अगर कोई पूछे कि संसाधन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफाई कीजिए, बांटिए, तो आप मुझसे आधार पूछिएगा बस। बिना आधार के आप नहीं बता पाएंगे कि वो अगर पूछ रहा है तो किस आधार पर पूछ रहा है, उत्पत्ति के आधार पर, समयता के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर, या तो प्रकृति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर। तो आधार रहना, मालूम रहना जरूरी है। तो अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें, बेस्ड ऑन ऑरिजिन के आधार पर हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं उसको, जैव और अजैव संसाधन के तौर पर। जैव बोले तो बायोटिक रिसोर्सेस, अजैव बोले तो अबायोटिक रिसोर्सेस। जैव रिसोर्सेस के अंतर्गत कौन आएंगे? वे सारी संसाधन, प्राकृतिक में पाए जाने वाली वे सारी संसाधन जिसमें जीवन हो या जो जीवों से मिलकर बना हो, और मानव खुद उसमें क्या है, एक जैव संसाधन है, यानी कि जो जीवों से मिलकर बनता हो। ठीक, तो वे सारे और मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करता हो, वे सारे संसाधन हमारे जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, पशुधन हो गया, ये सब सारी चीजें जैव संसाधन के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक, दूसरा देखते हैं अजैव संसाधन। अजैव, नाम से ही पता चल रहा है, अबायोटिक रिसोर्सेस, यानी जो जीवों से जिसकी मिल की रचना नहीं होती हो, यानी कि निर्जीव हो, वे सारी चीजें हमारी अजैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल चट्टान हो गया, धातुएं हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, इसमें जीवन नहीं है, इसके कारण जीवन संभव है लेकिन इसके अंदर जीवन नहीं है। पानी के कारण जीवन संभव है लेकिन पानी के अंदर जीवन नहीं है, वो खुद जीवन नहीं है। ठीक, लेकिन पानी के कारण जीवन है। तो चट्टाने, धातुएं, हवा, पानी, ये सब सारे निर्जीव है, इसके अंदर जीवन नहीं है, जीवों से मिलकर इसकी रचना नहीं हुई है, इसलिए ये सारी चीजें हमारे अजैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार दूसरा अगर देखें, समयता के आधार पर या तो बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर अगर देखें, तो इस पर भी हम 2 प्रकार के बांट सकते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन, जिसको बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस, और अनवीकरणीय संसाधन, जिसको बोलेंगे हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ये क्या होती है? नवीकरणीय संसाधन क्या होती है? सिंपल बात, प्रकृति में पाए जाने वाले, हमारे पृथ्वी में, हमारे नेचर में पाए जाने वाले वे सारी चीजें जिसको मानव प्रयोग करके पुनः उसे प्राप्त कर सकता हो, यानी कि पुनः उसे प्राप्त करना ज्यादा ना तो जटिल हो और ना ही ज्यादा समय लगता हो, यानी पुनः हम उसका फिर उपयोग कर सकते हैं। वे सारी चीजें हमारा नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। ठीक, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब हमारे नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, रिसोर्सेस है। सौर ऊर्जा कैसे है? तो अगर दिन है, अगर हमें सूर्य की रोशनी से हम उसका ऊर्जा बना रहे हैं, तो अगर रात हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन सूर्य नहीं उगेगा, सूर्य खत्म हो चुका है, उसकी धूप हमें नहीं मिलेगी, फिर अगले नेक्स्ट दिन हम लोग उसको प्राप्त करेंगे और उसको फिर प्रकाश ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदल देंगे। उसी प्रकार पवन ऊर्जा, पवन अगर चलना बंद हो गया, हवा चलने बंद हो गई, इसका मतलब नहीं हमेशा के लिए बंद हो गई, हम उसे फिर से वो प्राप्त हो जाएगा हमें, और फिर से हमारा डायनामो घूम सकता है, फिर से हम उसका एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जल ऊर्जा, जल का हम लोग संचयन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा डायनामो को घुमा सकते हैं, और फिर जो जल नीचे आएगी फिर उसे हम ऊपर पहुंचा सकते हैं और फिर उसे पुनः प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए नवीकरणीय संसाधन का अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर बात करें अनवीकरणीय संसाधन का, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के अंतर्गत, तो ये कौन से संसाधन आएंगे? ये प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे संसाधन होंगे जिसका हम लोग अगर एक बार प्रयोग कर लिए और वो खत्म हो गया तो हम पुनः उसे तुरंत या जल्द प्राप्त नहीं कर सकते, वो बहुत कठिन है उसे प्राप्त करना, उसको बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर वो बनता है। यानी कहीं ना कहीं हमें प्राकृतिक के तौर पर ही वो उपहार के तौर पर मिला हुआ है, और उसको हमें कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पास सीमित मात्रा में है। ये नहीं कि अनलिमिटेड मात्रा में हम जैसे करें अंधाधुंध खर्चा कर सकते हैं। तो हमें प्रकृति के तौर पर, उपहार के तौर पर हमें मिला है, और उसका हम अगर जितना बेहतर से यूज करेंगे वो हमारे लिए उतना दिन तक रहेगा, और अगर ये चला गया तो फिर आप इसका पुनः प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये सब जो संसाधन है ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब प्राकृतिक ने हमें उपहार के तौर पर दिया और इसका हमें बेहतर प्रयोग
करना चाहिए ताकि ये आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए भी काम लायक हो और वो भी इसका लाभ उठा सके। उसके बाद हम स्वामित्व के आधार पर देखें, बेस्ड ऑन ओनरशिप के आधार पर, तो हमारा होगा व्यक्तिगत संसाधन यानी पर्सनल रिसोर्सेस। सिंपल बात है, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो वो हमारा पर्सनल रिसोर्सेस के अंतर्गत आएगा। ठीक, जैसे ये चार्जर है, ये मोबाइल चार्जर है, तो ये मोबाइल चार्जर मेरा है, तो इस पर ये मेरा अधिकार ही है, यानी कि ये जो मेरा हुआ ना, ये किस रिसोर्सेस के अंतर्गत आया, ये तो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आया, क्योंकि इस पर किसी निजी व्यक्ति का, किसी एक आदमी का अधिकार है। तो वैसे संसाधन जो कहलाएंगे ना, वो कहलाएंगे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे अपना घर हो गया तो आपका व्यक्तिगत है या तो आपका परिवार का है, खेत हो गया, अपना खेत, अपना कुआं, ये सब व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएगा। समुदायिक संसाधन की बात करें, कम्युनिटी रिसोर्सेस की बात करें, तो सिंपल बात नाम से पता चल रहा है हमें, कम्युनिटी यानी कि पूरे कम्युनिटी का अधिकार हो। वैसे संसाधन, हमारे आसपास पाए जाने वाले वैसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो, उस पर पूरे कम्युनिटी का अधिकार हो। ठीक, तो वैसे संसाधन को हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी संसाधन। एग्जाम्पल, मान लीजिए गांव में आपका एक तालाब है तो वो पूरे कम्युनिटी के लिए है, गांव में एक खेल मैदान है तो वो पूरी कम्युनिटी के लिए है, या तो शमशान घाट है तो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए है, तो ये सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, नाम से ही पता चल रहा है, नेशनल रिसोर्सेस, यानी हमारे आसपास या किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत पाए जाने वाले वे सारी संसाधन जिस पर किसी व्यक्तिगत अधिकार नहीं हो, जिस पर देश का अधिकार हो या उस देश की सरकार का अधिकार हो, तो वो कहलाएंगे हमारा राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेस। जैसे हमारा रेलवे हो गया, सड़क हो गया, खनिज हो गया, ये सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। अगर मान लिए कि आपका खेत है और आपके खेत के नीचे पेट्रोलियम निकल गया, तो खेत तो आपका है, क्या उसका पेट्रोलियम भी आपका होगा? नहीं, उसके नीचे की जो भी रिसोर्सेस आएंगे वे सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। भले ही खेत आपका हो लेकिन उसके नीचे जो रिसोर्सेस है वो सरकार की है, यानी कि वो राष्ट्रीय संसाधन होंगे। खनिज हमारा राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। खनिज क्या कहलाएगा? तो खनिज जिसे पृथ्वी से हम लोग खनन करके निकालते हैं वो खनिज कहलाता है। लेकिन खनिज वो तब कहलाएगा जब हमें खनन करके निकालने में जो लागत लगेगी, जो लागत आएगा, उससे उसका फायदा का जो लागत है, जो फायदा हमें होगा उससे उसकी लागत कम होना चाहिए। यानी कि अगर हमें नुकसान ज्यादा हो और फायदा कम हो तो वो हमारे लिए खनिज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई खनिज प्राप्त हुआ और वो 1000 रुपए का है और उसे हमें निकालने में 10,000 रुपए खर्चा हो गया तो वो हमारे लिए खनिज नहीं है। अगर 1000 रुपए लागत है और उसमें अगर खर्चा भी हमारा 1002 रुपया भी हो गया तो वो हमारे लिए खनिज नहीं है। सिंपल बात, हमें जब तक उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा वो मनुष्य के लिए खनिज नहीं कहलाएगा। यानी लागत से ज्यादा मुनाफा होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो होंगे उस रिसोर्सेज पर पूरे अंतरराष्ट्रीय का अधिकार होगा, पूरे देश का अधिकार होगा, किसी एक खास देश का नहीं होगा। ठीक, तो वह अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर किसी भी देश के तट रेखा से 200 मील या तो 320 किलोमीटर के बाद जो भी समुद्री क्षेत्र का इलाका होगा उस पर अंतरराष्ट्रीय अधिकार होगा, यानी कि सभी देश का अधिकार होगा, किसी एक खास व्यक्ति या देश का अधिकार नहीं होगा। उस प्रकार के उसके अंदर जो भी संसाधन होंगे वो पूरे अंतरराष्ट्रीय अधिकार के अंतर्गत आएंगे, ना कि किसी एक देश के अधिकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी भी देश के तट रेखा से 320 किलोमीटर के बाद वाली जो समुद्रीय क्षेत्र होंगे वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। धन्यवाद, आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा।